Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with the class 10th SST. I have got so many requests to make lectures on class 10th also, so I am trying to make lectures as soon as possible. See, we are going to start with civics, that is political science. Civics पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि civics पढ़ना कैसे है in particularly 10th standard. देखो, civics में concepts हैं, आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना है. अब पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ फैक्ट जान लेना इज नॉट इनफ, है ना. और एनसीईआरटीज जो हैं, जस्ट लाइक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी एनसीईआरटीज केस स्टडी के बेसिस पर बनाई गई हैं. जैसे कि जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सिविक्स का, दैट इज पावर शेयरिंग, चैप्टर की शुरुआत होगी 2 केस स्टडी से, वन अबाउट द बेल्जियम एंड अनदर अबाउट श्रीलंका. दोनों कंट्रीज को, उनकी डेमोक्रेसी को और उनके पावर शेयरिंग को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी पहले केस स्टडीज को कंपेयर करती है ना. पहले आपको पूरी केस स्टडी समझाती है, फिर उससे रिजल्ट बताती है. हम उल्टा पढ़ेंगे. वाई? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वहाँ आप पहले केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर रिजल्ट पर पहुँचेंगे. पहले हम पढ़ेंगे रिजल्ट, पहले मैं आपको समझाऊंगी कंसेप्ट, और उसके बाद हम दोनों केस स्टडी को कंपेयर करेंगे. जिससे क्या होगा, जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. तो अनुशाला में हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जाए. ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट्स पर ध्यान दें, और जो भी डाउट आपको आता है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें. सो लेट अस बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. वी आर स्टार्टिंग विद पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, पावर को शेयर करना. पावर को शेयर कौन सी कंट्री कर सकती है? जो डेमोक्रेटिक है. क्योंकि डेमोक्रेसी के अलावा जो डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ये सारे सिस्टम्स में पावर कंसेंट्रेटेड होता है पर्टिकुलर हैंड्स में. लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में नहीं है. Power lies in the hands of the people, that is the citizens. इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको डेमोक्रेसी के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए. डेमोक्रेसी के कंसेप्ट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसके कंसेप्ट जरूरी है. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसकी मदद से आप जाकर एक लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे that in a democracy people are the source of all the political powers. डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट है पीपल, और जितनी भी पॉलिटिकल पावर मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटीज को, वो पीपल के थ्रू ही मिल रही है. इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियरली रिटन दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है? लोगों ने अपने आप को दिया है. इट मीन्स यहाँ पर हम इंडिया के सिटीजन्स को सुप्रीम बता रहे हैं, है ना, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल बता रहे हैं. तो सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन है? पीपल. पीपल चाहे तो पॉलिटिकल पावर को चेंज कर सकता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है बाय द चॉइस ऑफ द पीपल. और डेमोक्रेसी में क्यों पीपल इतने ज्यादा पावरफुल है? बिकॉज इट इज नेसेसरी टू रिस्पेक्ट द डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज. डेमोक्रेसी में हम सारे सिटीजन्स को, जो अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, डिफरेंट कम्युनिटीज हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो, माइनॉरिटीज हो, मेजॉरिटीज हो, सबको हम इक्वालिटी देते हैं, पॉलिटिकली भी और सोशली भी. और इसी वजह से हम जब सबको इक्वल बनाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ जाती है, और वो एक पॉलिटिकल पावर को कैरी करता है. पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर हैविंग अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. लोगों की चॉइस, उनका जो ओपिनियन है वो मैटर करता है कि पब्लिक पॉलिसीज किस तरीके से बनेंगे. उनके व्यूज को, उनके ओपिनियंस को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है ना डेमोक्रेसी. दैट इज वाई लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर का सोर्स है. अब हम देखेंगे कि पावर तो मिल गई. डेमोक्रेसी में the people are electing their representatives and those representatives are governing the country on behalf of the citizens only. मतलब people के पास पावर थी,
लेकिन सारे लोग एक साथ गवर्नमेंट नहीं चला सकते, सारे लोग एक साथ कंट्री नहीं चला सकते। दैट इज वाई कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए और वो पावर उनके साथ शेयर की गई। मतलब पीपल ने अपनी पावर को शेयर किया। अब पावर शेयरिंग जो है, बस इसका कंसेप्ट इतना नहीं है कि पीपल गवर्नमेंट के साथ अपने पावर को शेयर कर रही है। पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों के साथ की जाती है। इसी कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लेट अस बिगिन विद द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब कितने तरीकों से हम पावर को शेयर करते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पर जो इनिशियल 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अगर आपको इनके फंक्शंस क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वाले वीडियो को जाकर आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन करती है। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको एग्जीक्यूट किया जाए, और जुडिशरी का काम है टू सर्व द जस्टिस। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं ताकि गवर्नमेंट अच्छे से कंट्री को गवर्न कर सके। देखो, अब ये तीनों को हमने एक ही लेवल पर रखा है ना, सब एक दूसरे के साथ एक ही लेवल पर है। मतलब कि ये तीनों ऑर्गन्स एक ही लेवल पर काम करते हैं, इनकी डिग्निटी और इनका लेवल दोनों ही सेम है। लेकिन इन तीनों के बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड है। इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है जो एक ही लेवल पर हो रही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जुडिशरी इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और तीनों की अपनी डिग्निटी मेंटेन्ड है। और तीनों के बीच में जब एक ही लेवल पर पावर को शेयर किया जा रहा है ना, अगर गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स बना चुकी है तो इसका मतलब क्या है कि तीनों के बीच में गवर्नमेंट के पावर डिवाइडेड है। इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी की, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही खास बात है। क्यों? क्योंकि पावर हम किसी एक के हाथ में नहीं देना चाहते थे, और इवन इंडिविजुअल नहीं, हमें ग्रुप ऑफ अथॉरिटी जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में से भी किसी एक के हाथ में हम पावर नहीं देना चाहते थे। इसलिए हमने इन तीनों को एक ही लेवल पर रखा और तीनों के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया। फिर ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक चीज और देखनी जरूरी है कि लेजिस्लेचर जो है इसके ही कुछ मेंबर्स जाकर बनाएंगे एग्जीक्यूटिव्स, जो कि अकाउंटेबल रहेंगे लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर जब भी एग्जीक्यूटिव से कोई भी जवाब मांगेगी तो उनको देना पड़ेगा। और एग्जीक्यूटिव्स को ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है, उसका सही रिजल्ट वो अपने काम में दिखा सके। देन जुडिशरी का काम क्या है? इन दोनों के एक्शंस को नोटिस करना कि कहीं पार्लियामेंट जो है या कहीं लेजिस्लेचर जो है वो कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना रही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो गलत तरीके से किसी लॉ को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा। और ये दोनों देखते हैं कि जुडिशरी जो है इसमें जजेस का अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं, या उनका जो कंडक्ट है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे की पावर्स पर चेक भी रखते हैं और किसी एक ऑर्गन के हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं आती। सो दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। कमिंग टू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम अप टू डाउन। अब यहाँ पर ऑर्गन्स के बीच में तो एक ही लेवल पर पावर शेयर हो गई, लेकिन जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो गई, मतलब लेवल ही अलग है। सबसे बड़ा लेवल कौन सा है इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट।
इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए जो गवर्नमेंट है उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट बन रही है उसको बोलेंगे हम लोकल लेवल गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत ना। इन तीनों के बीच में जो पावर शेयरिंग होगी, ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद दो गवर्नमेंट्स और बनाई है, दो लेवल्स और बनाए, तो इनको भी हमने कुछ पावर दिए होंगे, तब तो ये गवर्नमेंट कहला रही है ना, तभी इनके हाथ में अथॉरिटी है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी पावर इसके पास रखने की बजाय हमने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी और कुछ पावर हमने लोकल गवर्नमेंट को दी, ताकि हर लेवल पर ये विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर, टाउन्स के लेवल पर डेवलपमेंट कर सके। स्टेट गवर्नमेंट अपने इंडिविजुअल स्टेट के डेवलपमेंट और उसके वेलफेयर के बारे में काम कर सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के बारे में एज वन यूनाइटेड गवर्नमेंट सोच सके और इंटरनेशनली उसको रिप्रेजेंट कर सके बाकी कंट्रीज के सामने। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पर जो पावर शेयर किया गया है, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर को शेयर किया है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है फेडरलिज्म, and federalism is the another key feature of Indian constitution, separation of power as well as federalism का मतलब क्या है, किसी भी कंट्री में जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम बोलेंगे फेडरलिज्म। और क्योंकि अगर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो ऑब्वियस है कि उनके पास कुछ ना कुछ पावर होंगी जो कि एक गवर्नमेंट ने शेयर की, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड horizontal distribution of power sharing and vertical distribution of power, जिसको हम separation of power भी बोल सकते हैं और federalism भी बोल सकते हैं। Now coming to the third, among different social groups, religious or linguistic groups, power people के हाथ में थी, है ना, as the citizen लोगों के पास पावर है। फिर हमने गवर्नमेंट के हाथ में पावर दी, उसके अलग अलग ऑर्गन्स में पावर दी, और यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में भी पावर दी। लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है, अब भी कुछ ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में बच रहे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पावर होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स या फिर हर लेवल की गवर्नमेंट उस पावर का सही यूज नहीं करेगी तो किसी के हाथ में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उसको सही या गलत बता सके या कम से कम क्रिटिसाइज तो कर सके गवर्नमेंट को। तो ये पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है सोशल ग्रुप्स के पास। सोशल ग्रुप क्या है? सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स जो एक प्रॉपर आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, है ना, मतलब एक सी आइडियोलॉजी वाले लोग जब एक साथ ग्रुपिंग करते हैं और पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, है ना, तो उनको हम बोलेंगे सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर सोशल ग्रुप्स जो है इनका पॉलिटिकली जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा कम होता है, ये सोसाइटी को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा करते हैं। जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजियस ग्रुप मतलब धार्मिक ग्रुप, ठीक है, जो रिलीजन को लेकर कंसर्न है ना, जो रिलीजन को लेकर वॉइस रेज करते हैं, जो सही और गलत ओपिनियंस को शेयर करते हैं। फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मीन्स लिंग्विस्टिक जहाँ पर भी वर्ड आएगा इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, जो अपनी लैंग्वेज की डिग्निटी को बचाते हैं। अगर ये ग्रुप्स नहीं होंगे तो लैंग्वेजेस को ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन लोगों के हाथ में भी, इन सोशल ग्रुप्स के हाथ में भी कुछ पावर हो, ताकि ये क्या कर सके, अपने ओपिनियंस को गवर्नमेंट के सामने और पूरे सिटीजन्स के सामने रख सके। अच्छा, इनके पास पावर कैसे होती है? देखो, ये तो लॉ की मदद से किसी भी पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिटीजन्स के पास भी बहुत सारे पावर्स हैं, है ना, इनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके पास राइट टू वोट है, तो इन सारी मदद से इनके पास भी कुछ ना कुछ पावर है। सोशल ग्रुप्स के पास पावर कैसे है? सोशल ग्रुप्स के पास जो पावर है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है? प्रोटेस्ट, रैलीज, मीडिया इंटरव्यूज, है ना, इन सब की मदद से ये क्या करते हैं, अपने जो ओपिनियन है वो लोगों के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। दैट इज़ वाई इनके पास भी कुछ ना कुछ पावर तो है ना।
Coming to the fourth point, political parties, pressure groups to influence those in power. यहाँ पर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गवर्नमेंट बनाकर बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अपनी पावर का सही यूज़ ही करें, है ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर किसी अथॉरिटी के हाथ में पावर देते या आप किसी इंडिविजुअल के हाथ में पावर देते हो तो देयर आर चांसेस कि वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मिसयूज़ प्रिवेंट करने का काम किसका है? अवेयर सिटीजन्स का, है ना, जो क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखते हैं या जो क्रिटिसाइज करने के लिए उतने ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ता है ना, जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ऐसे ग्रुप्स जो पॉलिटिकल ओपिनियंस एक जैसे शेयर करते हैं, है ना। जैसे बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, तो बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है। जो लोग उनसे सहमत है वो क्या करते हैं? उन पार्टीज के मेंबर्स बनते हैं या तो वो पार्टी के सपोर्टर्स बन जाते हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? प्रेशर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऐसे ग्रुप्स जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं है ना, या जिनका डायरेक्ट पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में, जिसकी मदद से जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पर एक प्रेशर बनता है डिसीजंस को लेने का। ऐसे ग्रुप्स को हम बोलेंगे प्रेशर ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। और ये पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज प्रेशर ग्रुप्स, ये अगर किसी गवर्नमेंट के एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दोनों से ही गवर्नमेंट के एक्शंस में फर्क पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि इनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। सोशल ग्रुप्स का पॉलिटिकल एंगेजमेंट कम होता है, ये सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। दे वर्क फॉर द सोसाइटी एज अ होल। लेकिन यहाँ पर ये पॉलिटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मतलब जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ है, उनको इनसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मेन पावर डेमोक्रेसी में किसके पास है? पीपल के पास, राइट। पीपल, क्योंकि सारे लोग एक साथ रूल नहीं कर सकते, तो हमने एक इलेक्शन मेथड बनाई, हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया लोगों का, है ना, और हमने गवर्नमेंट बनाकर उसके हाथ में पावर दे दी कि अब जो भी काम करना है, ठीक है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आपके पास पावर भी होगी, आपके पास पावर है तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। इस तरीके से हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। जब हमने सेम लेवल पर, है ना, ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड किया, तो हमने उसको बोल दिया सेपरेशन ऑफ पावर या फिर हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर जब हमने देखा कि पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट काफ़ी नहीं है, इंडिया साइज में भी बड़ी है और साथ में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई हमने क्या किया, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट बनाई और हर गवर्नमेंट को, हर लेवल की गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पावर दिए और उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी, ठीक है, जिसके लिए वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल वर्ड का अगर आप मतलब नहीं जानते हैं तो इसका मतलब होता है आंसरेबल होना। मतलब कि अगर आपके पास पावर है तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आपने उस पावर का यूज़ कैसे किया, या आपने जो भी एक्शंस लिए हैं उनके पीछे आपका ओपिनियन या आपका कंसर्न क्या है, आपको हमेशा आंसर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू दी पीपल। फिर हमने अलग अलग लेवल पर जब गवर्नमेंट बनाई, उनके हाथ में पावर दी, तो हमने इसको कह दिया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयर, है ना, और इसको ही हम ऑफिशियल टर्म्स में क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। फिर हमने अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हाथ में पावर दी कि आप सोसाइटी के एक अवेयर सिटीजन होने के नाते अपने ओपिनियंस को सामने रख सकते हैं, दूसरे सिटीजन्स भी रख सकते हैं, है ना, यू, मी, एवरीबडी, हम सारे लोग फ्री हैं अपने ओपिनियंस को गवर्नमेंट के सामने और बाकी सिटीजन्स के सामने रखने के लिए। लेकिन जब लोग ग्रुप में आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर कंसर्न को लेकर, विच इज़ रिगार्डिंग देयर रिलीजन, देयर लैंग्वेज, उनके कल्चर के लिए, है ना, उनकी ट्राइब्स को बचाने के लिए, तो ऐसे ग्रुप्स को हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स जैसे लोग आते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जब आ रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या फिर प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं और
रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं डिसीजंस को लेने के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग. इसमें कहीं कोई डाउट हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लेक्चर को एक बार और देख सकते हैं. In our next lecture, we will be studying about the case studies of Belgium and Sri Lanka. और दोनों कंट्रीज में जो वे ऑफ पावर शेयरिंग है उसके अलग अलग होने के कारण क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो आई होप आई मेड द टॉपिक क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा, तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी रीच मोर एंड मोर पीपल. थैंक यू.